हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। विविध प्रश्नावली अध्याय 10 तो परीक्षा में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो इसको कंप्लीट करने के लिए कल एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें 3 से लेकर 7 तक था। आज 8 नंबर से आगे बढ़ रहे हैं। मंगलवार को विविध प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, यानी मंगलवार के दिन पूरा वेक्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8 बोर्ड पे है, ध्यान दीजिएगा। करा 8 नंबर में दर्शाइए कि बिंदु A 1 - 2 - 8, B 5 0 - 2 और C 11 3 7 समरेख है। पहले सिद्ध करना है कि समरेख है, तो पहले एक लाइन खींचते हैं। इस पर एक नाम A, एक हो जाएगा B और एक हो जाएगा C। A का कोऑर्डिनेट 1 - 2 - 8, B का कोऑर्डिनेट 5 0 - 2, C का कोऑर्डिनेट 11 3 7। इतना है। इसमें बाबू देखिए 8 से लेकर आगे जितना भी प्रश्न इसमें है उसमें आपका एक ही प्रश्न में दो को मिलेगा। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न शामिल रहेगा। तो देखिए, दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना और इतना समरेख है और B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक लाइन पर 3 बिंदु ले लिए। पहले निकाल रहे हैं AB वेक्टर निकालेंगे। 5 में से 1 गया, 4i कैप, 0 में से 2 गया, प्लस 2j कैप और फिर प्लस माइनस हो जाए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6k कैप। ध्यान दीजिए कैसे। 5 में से 1 गया, 4i कैप, 0 में से माइनस जाएगा तो प्लस 2j कैप, -2 में से 8 गया तो प्लस 6k कैप। अब निकालेंगे BC वेक्टर। तो BC वेक्टर देखिए, 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 9k कैप। फिर AC वेक्टर निकालते हैं। तो AC वेक्टर निकालेंगे तो 11 में से 1 गया, 10i कैप और फिर 3 में से 2 गया, प्लस 5j कैप। अब यहाँ 7 में से 8 गया, प्लस 15k कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब देखिए, इसमें मिलाइए क्या कॉमन है। 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। और इसमें देखिए क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे। देखिए, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु A 1 - 2 - 8, B 5 0 - 2 और C 11 3 7 समरेख है। पहले सिद्ध करना है कि समरेख है। तो क्या किए कि एक लाइन खींच दिए, इस पर 3 बिंदु लिए A, B और C। A का कोऑर्डिनेट 1 - 2 - 8 है, लिख दिए।
बी का कोऑर्डिनेट 5 0 -2 है, लिख दिए। सी का कोऑर्डिनेट 11 3 7 है, लिख दिए। पहले निकाले हैं ए बी वेक्टर, पहले निकाले हैं ए बी वेक्टर। तो बी में से एक घटाए, 5 में से एक गया 4 आई कैप, 0 में से -2 गया +2 जे कैप, -2 में से 8 गया +6 के कैप। इसमें 2 कॉमन ले लिए तीनों में से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 आई कैप +j कैप +3 के कैप। यहाँ देखिए इसमें से 3, यहाँ देखिए बी में से सी घटाए हैं, 11 में से 5 गया 6 आई कैप, 3 में से 0 गया 3 जे कैप, 7 में से 2 गया -+9 के कैप। इसमें भी 3 कॉमन ले लिए तो 2 आई कैप +j कैप +3 के कैप। यहाँ घटाए, 11 में से 1 गया 10 आई कैप, 3 में से 2 गया 5 जे कैप और 7 में से 8 गया 15 के कैप। 5 कॉमन ले लिए तो 2 आई कैप +j कैप +3 के कैप। अब मिलाइए, आप लोगों को एक बार 10.2 में पढ़ाए थे कि जब सभी सदिशों का सदिश भाग आपस में बराबर होता है, आप लोगों को बतलाए थे सभी सदिशों का सदिश भाग आपस में बराबर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं संरेख। यहां मिलाइए, ए बी वेक्टर का सदिश देखिए 2 आई कैप +j कैप +3 के कैप। बी सी वेक्टर का सदिश देखिए 2 आई कैप +j कैप +3 के कैप। ए सी वेक्टर का सदिश देखिए 2 आई कैप +j कैप +3 के कैप। गुणांक क्या है उससे मतलब नहीं है। आप लोगों को 10.2 में बाबू पढ़ाए हैं, याद कीजिए। अगर गुणांक कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, केवल देखना है कि सदिश वाला देखिए तीनों का सदिश भाग बराबर है। तो यहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे चूंकि ए बी वेक्टर कॉमा बी सी वेक्टर तथा ए सी वेक्टर तथा ए सी वेक्टर का सदिश वाला पद समान है, सदिश वाला पद समान है, इसलिए यह संरेख है, इसलिए यह संरेख है। याद रखिए, जब सदिश वाला पद समान होता है तो उसे हम लोग कहते हैं संरेख। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो 10.2 में आप लोग देख लीजिएगा, बतलाए थे कि अगर सदिश वाला भाग बराबर होगा तो उसको कहेंगे संरेख। पहला का सदिश वाला भाग, दूसरा का सदिश वाला भाग और तीसरा का सदिश वाला भाग आपस में तीनों बराबर है। तो जब सदिश वाला भाग बराबर रहेगा, कितना भी सदिश देगा और सदिश वाला भाग बराबर रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे संरेख। तो तीनों के सदिश वाला भाग बराबर है इसलिए इस संरेख है। क्लियर? क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा प्यारे स्टूडेंट। कुछ प्यारे स्टूडेंट हमारे सोच रहे होंगे कि ऐसे नहीं निकाले, तो एक और तरीका है, वो भी सुनिए। क्या? केवल बोल दे रहे हैं, ए बी वेक्टर का मॉड निकाल देंगे, बी सी वेक्टर का मॉड निकाल देंगे, ए सी वेक्टर का मॉड निकाल देंगे और ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के मॉड को जोड़ेंगे तो ए सी वेक्टर के मॉड के बराबर हो जाएगा, तो भी संरेख हो जाएगा। समझ गए होंगे। एक और कह रहा है क्या निकालने के लिए, देखिए, और बी द्वारा ए सी। अब यहां कह रहा है और यहां तक का जवाब हो गया। अब कह रहा है और बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। बी द्वारा, देखिए कह रहा है बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है और बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। ये मिटा रहे हैं।
कह रहा है कि बी द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख रहे हैं अनुपात, अनुपात बराबर, देखिए प्रश्न सुन लीजिए क्या कह रहा है। बी द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन विभाजित कर रहा है? बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB वेक्टर बटा में BC वेक्टर। बतलाएंगे कैसे। कह रहा है प्रश्न में बाबू कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बी द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। बी द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे अनुपात बराबर, तो अनुपात बराबर कौन विभाजित कर रहा है? बी विभाजित कर रहा है किसको? AC को। तो दो भाग मिल रहा है, एक AB और एक BC। तो लिख देंगे AB वेक्टर और बटा में BC वेक्टर, AB वेक्टर बटा में BC वेक्टर। क्योंकि B जो है वो किसको विभाजित कर रहा है? AC को। तो हो जाएगा AB वेक्टर और बटा में BC वेक्टर। तो AB वेक्टर का मान रख देंगे। तो AB वेक्टर का मान देखिए क्या है, यू वाला। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और नीचे हो जाएगा BC वेक्टर। तो BC वेक्टर देखिए यहाँ पे है 3 इंटू 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। कुछ कटेगा बाबू, ई वाला से ई वाला कटेगा। तो इसका अनुपात क्या हो गया? तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:3, क्योंकि ऊपर में है 2 और नीचे में है 3। तो 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2:3। क्लियर हो गया होगा? तो लिख लीजिए बाबू। इधर जितना भी प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इधर जितना भी प्रश्न है, सब प्रश्न में एक एक प्रश्न नहीं रहेगा, 2-2 प्रश्न रहेगा। सभी प्रश्न में एक एक नहीं, 2-2 प्रश्न आप लोगों का रहेगा। सब में आप लोगों का 2-2 प्रश्न बाबू रहेगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं 9 नंबर में। मंगलवार के दिन वेक्टर का विविध खत्म हो जाएगा। इसमें टोटल 19 प्रश्न है। वेक्टर के विविध प्रश्नावली में 19 प्रश्न टोटल है। आपको मंगलवार तक समाप्त हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का सिलेबस पूरे सासाराम में टीचरों से आगे है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ध्यान दीजिए। ऊपर ला मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न बाबू, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न नंबर है 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर में है दो सदिशों P 2a वेक्टर प्लस B वेक्टर। इसके बाद है और Q a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर को मिलाने वाले
को मिलाने वाले, को मिलाने वाले, को मिलाने वाली, को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश, R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यह भी दर्शाइए, कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है, समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो बिंदुओं P 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और Q a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले, 1:2 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न हो गया। फिर कर यह भी दर्शाइए कि P बिंदु रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिए बाबू, दो प्रश्न हो गया बाबू, ध्यान से सुनिएगा। पहले कह रहा है P और Q, ये हो गया P वेक्टर, ये Q वेक्टर। तो केवल P है तो इसको लिख सकते हैं OP वेक्टर इक्वल 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। केवल Q है तो लिख सकते हैं OQ वेक्टर, तो OQ वेक्टर इक्वल a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो क्या कर अनुपात दिया है m का 1 और n का 2, 1:2 है, 1:2 है। ध्यान दीजिएगा, 1:2 है तो m का 1 तो n का 2। प्रश्न सुनिएगा, दो सदिशों P इतना और Q इतना, तो P दिया है तो P को लिख सकते हैं OP वेक्टर। देखिए एक बात सुन लीजिए, प्रत्येक वेक्टर स्थिति सदिश होता है, प्रत्येक सदिश स्थिति सदिश होता है, प्रत्येक सदिश स्थिति सदिश होता है। तो यहाँ पर देखिए P 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं OP वेक्टर। Q a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर है तो लिख सकते हैं OQ वेक्टर। अनुपात दिया है 1:2, तो m का मान 1, n का 2, 1:2। देखिए अब प्रश्न सुनिए, सदिशों इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली मतलब ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यहां तक का जवाब दे रहा है, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ लिखेंगे ओ आर वेक्टर, आर का कह रहा है तो ओ आर वेक्टर। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एम इंटू ओ क्यू वेक्टर माइनस एन इंटू ओ पी वेक्टर और बटा में एम माइनस एन। ऐसा क्यों? याद कीजिए, बाह्य विभाजन का सूत्र बतलाए थे। क्या बतलाए थे? बाह्य विभाजन का सूत्र तो होता है एम गुणा बी वेक्टर और माइनस एन गुणा ए वेक्टर और बटा में होता है एम माइनस एन। ए होता है पहला, बी होता है दूसरा। यहाँ पहला कौन है? ओपी वेक्टर और दूसरा कौन है? ओ क्यू वेक्टर। तो यहाँ लिख दिए हैं ओ आर वेक्टर इक्वल, देखिए एम गुणा बी होता है तो यहाँ पर एम गुणा ओ क्यू हो गया। देखिए ए वेक्टर का जगह ई ले लिया, ए वेक्टर का जगह ई ले लिया, बी वेक्टर का जगह ई ले लिया, तो होता है एम इंटू बी वेक्टर, तो एम इंटू ओ क्यू वेक्टर, क्योंकि बी का जगह ओ क्यू लिया है। फिर माइनस एन इंटू ए वेक्टर, तो एन इंटू ओ पी वेक्टर और बटा में एम माइनस एन होता है तो एम माइनस एन। एक बार और समझिए, दो सदिशों P इतना और Q इतना को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। पहले यहां तक का जवाब दे रहे हैं, यहां तक का। तो देखिए ये P है, कोई भी सदिश रहेगा उसमें O लगा सकते हैं, OP वेक्टर 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ई क्यू है तो ओ क्यू वेक्टर ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। अनुपात दिया है 1:2, तो एम का मान 1 और एन का मान 2। कह रहा है बाह्य विभाजित, तो बाह्य विभाजित में बीच में हो जाता है माइनस, बाह्य विभाजित में बीच में हो जाता है माइनस। याद रखिएगा, बाह्य विभाजित में बीच में हो जाता है माइनस। तो अब आप लोग यहाँ देखिए सूत्र क्या होता है इसका सूत्र ही होता है एम गुणा बी वेक्टर माइनस एन गुणा ए वेक्टर बटा एम माइनस एन। तो बी और ए रहता है तब, बी और ए रहता है तब ऐसा होता है। बी का जगह ले लिया ओ क्यू वेक्टर और ए का जगह ले लिया ओ पी वेक्टर, बी का जगह ले लिया ओ क्यू वेक्टर। देखिए ये किसका जगह लिया? बी का, और ये वाला ए का, तो होता है एम इंटू बी वेक्टर। देखिए एम इंटू बी वेक्टर, तो एम इंटू ओ क्यू वेक्टर, क्योंकि बी का जगह ओ क्यू ले लिया। फिर माइनस एन इंटू ए वेक्टर, तो यहाँ एन इंटू ए वेक्टर का जगह कौन ले लिया? ओ पी। अब बटा एम माइनस एन, तो एम माइनस एन यानी एम माइनस एन। समझ गए होंगे बाबू? ध्यान से देखिएगा और पूरा समझिएगा। 1 मिनट बाबू रुक रहे हैं, यहाँ तक देख लीजिए। थोड़ा इंक इसमें नहीं है तो इंक डाल दे रहे हैं बाबू। इसके बाद आप लोगों का पढ़ाई आगे बढ़ा रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं। आप लोगों को बतला दें कि विविध प्रश्नावली पर घर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का परीक्षा में नहीं आता है। लेकिन बाबू आप जानते हैं कि हम आप लोगों को बोले हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे, तो दिक्कत नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। तो इसी के चलते आप लोगों का जो है हम लेकर चल रहे हैं, विविध भी बनवा दे रहे हैं, ताकि कोई स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। लॉकडाउन होने के बावजूद भी सिलेबस आपका सबसे आगे लेकर चल रहे हैं, तो ध्यान देते रहिएगा। ऑफलाइन में भी ध्यान देना है और ऑनलाइन में भी ध्यान देना है, ध्यान देते रहिए। आप लोग भी देख लिए कौन टीचर आपके लिए कितना परिश्रम कर रहा है। अब देखिए बाबू आगे बढ़ते हैं, हो गया, इंक डला गया बाबू, तो आगे बढ़ रहे हैं। यही वाला देखिए बाबू, मिटा करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब सबका मान रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर बराबर, मान रखिए एम का मान क्या है? 1,
तो हो जाएगा एक गुणा, एक गुणा OQ वेक्टर का मान तो हो जाएगा A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, और फिर यहाँ पे माइनस N का मान 2 और गुणा यहाँ पे N का मान 2, तो OP वेक्टर का मान 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर बटा में हो जाएगा 1 माइनस 2। अब इसमें गुणा करेंगे, 1 से गुणा तो A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर और फिर माइनस 4A वेक्टर और फिर माइनस 2B वेक्टर, गुणा कर दिए इसमें, अब बटा में हो जाएगा -1। देखिए M की जगह 1, B वेक्टर की जगह A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, N की जगह 2, OP वेक्टर की जगह 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर बटा M माइनस N, M की जगह 1 और N की जगह 2। अब 1 से गुणा किए, 1 से इसमें तो A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर और माइनस 2 से गुणा किए माइनस 4A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर और बटा M माइनस N, यानी 1 माइनस 2, 1 में से 2 गया -1। इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब घटाइए, इसमें घटाते हैं तो A वेक्टर में से 4A वेक्टर जाएगा तो -3A वेक्टर और भी -5B वेक्टर, और बटा में इधर नहीं लिख रहा है, इधर लिख दे रहा है, ध्यान दीजिए। घटाएंगे तो -3A वेक्टर, देखिए घटाइए, A वेक्टर में से 4 वेक्टर गया तो -3A वेक्टर और -2B वेक्टर -3B वेक्टर तो -5B वेक्टर, अब बटा में हो जाएगा -1, बटा में -1। अब माइनस कॉमन लेकर कटा देंगे तो रिजल्ट आएगा 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर, यही एगो आंसर। कटा दीजिए, माइनस कॉमन ले लिए ऊपर और नीचे माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा तो इतना आ जाएगा। समझ गए? तो एक आंसर हो गया। अब क्या सिद्ध करना है, देखिए अब कह रहा है कि यह भी दर्शाइए, ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। अब सिद्ध करना है जो P है वो रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है, यानी P इक्वल RQ का मध्य बिंदु। यहाँ लिख रहे हैं PT प्रूव दैट, यहाँ लिख रहे हैं PT प्रूव दैट P इक्वल RQ का मध्य बिंदु, यही सिद्ध करना है। P इक्वल RQ का मध्य बिंदु, P इक्वल, देखिए यह भी दर्शाइए कि, प्रश्न में कह रहा है कि यह भी दर्शाइए कि, प्रश्न कह रहा है कि यह भी दर्शाइए कि P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है, तो लिख दिए P बराबर RQ का मध्य बिंदु। चलिए इधर ला नोट कर लीजिए, P इक्वल RQ का मध्य बिंदु, यानी RQ कब जानेंगे कि सिद्ध हो गया, जब RQ का मध्य बिंदु निकालेंगे, जब RQ का मध्य बिंदु निकालेंगे और RQ का मध्य बिंदु निकालने पर P के बराबर आ जाएगा। अगर RQ का मध्य बिंदु निकालने पर P के बराबर आ जाएगा तो समझिए कि सिद्ध हो गया। चलेंगे आगे, इतना पहले लिख लीजिए। अब देखिए P इक्वल RQ का मध्य बिंदु, P इक्वल RQ का मध्य बिंदु, ये मिटा दे रहे हैं बाबू, नीचे वाला स्टेप मिटा दे रहे हैं। P इक्वल RQ का मध्य बिंदु, तो RHS को ले रहे हैं, RHS को ले रहे हैं, तो RHS को लेंगे तो यहां लिखेंगे RQ का मध्य बिंदु, RQ का मध्य बिंदु,
तो आर क्यू का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो आर क्यू का मध्य बिंदु देखिए कैसे निकालेंगे। ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर बटा में 2। मध्य बिंदु निकालने का नियम है कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग। आर क्यू का मध्य बिंदु समझिए, आर क्यू का मध्य बिंदु तो आर वाला क्या है, ओ आर वेक्टर, क्यू वाला ओ क्यू वेक्टर। तो आर क्यू का मध्य बिंदु निकालना होगा, आर क्यू का मध्य बिंदु निकालना होगा। तो आर वाला और क्यू वाला को जोड़कर 2 से भाग। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, आर क्यू का मध्य बिंदु देखिए यहाँ आर क्यू का मध्य बिंदु। तो आर का मतलब ओ आर वेक्टर, क्यू का मतलब ओ क्यू वेक्टर। तो आर क्यू का मध्य बिंदु हो गया ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर बटा में 2। अब ओ आर वेक्टर का वैल्यू रखेंगे। ओ आर वेक्टर का वैल्यू देखिए आया है 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस ओ क्यू का वैल्यू। तो ओ क्यू का वैल्यू ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और बटा में हो जाएगा 2। अब इसको जोड़िए तो 3a वेक्टर ए वेक्टर, 4a वेक्टर और 5b वेक्टर में से 3b वेक्टर गया तो 2b वेक्टर और बटा में हो जाएगा 2। 2 कॉमन लेकर कटाइएगा तो ये वाला आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। 2 कॉमन लेकर कटाइएगा, यहाँ पे 2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यानी 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ओपी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं ओपी वेक्टर, या ओपी वेक्टर को ही हम लोग लिख सकते हैं केवल p। ओपी वेक्टर को ही लिख सकते हैं केवल p। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पीटी प्रूफ दैट करना है कि P बराबर आर क्यू का मध्य बिंदु। पहले क्या किए हैं कि आरएचएस को ले लिए, आर क्यू का मध्य बिंदु। तो आर वाला क्यू वाला को जोड़कर 2 से भाग। तो आर वाला का मान रख दिए, क्यू वाला का मान रख दिए और 2 से भाग दे दिए। तो कटाने के बाद इतना आया, इसको ओपी वेक्टर कहेंगे और ओपी वेक्टर को शॉर्ट में P। तो आरएचएस लिए और एलएचएस आ गया, तो यही आप लोगों का सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 10 नंबर बतलाने जा रहे हैं, इतना पहले कर लीजिए। देखिए इधर जितना भी प्रश्न आएगा आप लोगों का, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न शामिल रहेगा। इधर जितना भी प्रश्न आएगा एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न शामिल रहेगा। तो अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न में आएंगे। ये पहले आप लोग देख लीजिए, ऊपर लिख रहे हैं प्रश्न को, ये मिटा दे रहे हैं और ऊपर प्रश्न को लिख रहे हैं। प्रश्न नंबर आप लोगों का है 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न 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 भुजाएं, संलग्न भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस प्लस हो जाएगा 5k कैप और i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप है। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप और i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप है। इसके
ये मिटा दे रहे हैं। इसके विकर्ण के समांतर, इसके विकर्ण के समांतर, इसके विकर्ण के समांतर, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश, एक मात्रक सदिश, एक मात्रक सदिश, ये मिटा दे रहे हैं बाबू, एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल भी, इसका क्षेत्रफल भी, इसका क्षेत्रफल भी, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। समझिएगा, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप है, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप है। संलग्न भुजा को डिनोट करते हैं a वेक्टर और b वेक्टर से, ये मिटा दे रहे हैं बाबू। संलग्न भुजा को डिनोट करते हैं a वेक्टर और b वेक्टर से। तो यहां ध्यान दीजिए, ए वेक्टर हो जाएगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, दूसरा को बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं इतना और इतना है। एक बार मिला लेते हैं संलग्न भुजा को, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप और i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। कह रहा है कि संलग्न भुजाएं इतना दिया है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं इतना और इतना है, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दो निकालना है, विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश। तो ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है ज्यामिति में, विकर्ण इक्वल, यहां देखिए ज्यामिति से हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर संलग्न भुजाओं का योग। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर समझिएगा। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं इतना और इतना है, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे कि जो संलग्न भुजा होता है उसको ए वेक्टर और बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो संलग्न भुजा देखिए दो है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसको ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर। ज्यामिति से हम जानते हैं कि नीचे क्लास में 8वां 9वां 10वां में आप लोग ज्यामिति में पढ़े होंगे, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर संलग्न भुजाओं का योग। ये एक थ्योरम है, ज्यामिति का थ्योरम है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है संलग्न भुजाओं के योग के बराबर होता है। संलग्न भुजा या आसन भुजा एक ही होता है। तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उस संलग्न भुजाओं के योग के बराबर होता है।
तो संलग्न भुजा कौन कौन है? ये दोनों है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 2 आई कैप तो जोड़ेंगे 3 आई कैप, ये जोड़िए। -4 -2 तो -6 फिर यहां जोड़िए 5 -3 तो प्लस हो जाएगा 2 ध्यान दे दीजिएगा, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i -4j प्लस 5k और ij -2j -3k है। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश निकाले, यानी इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश निकालना है। तो संलग्न भुजा को डिनोट करते हैं, इसको ए वेक्टर, तो इसको लिख दिए बी वेक्टर। अब लिखे हैं ज्यामिति से हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इक्वल संलग्न भुजाओं का योग। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण देखिए, एगो ई वाला देखिए, ध्यान से देखिएगा। समांतर, ये बाबू थ्योरम है, 9वां 10वां क्लास में पढ़े होंगे कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है उसके आसन्न भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो वही लिखे है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इक्वल संलग्न भुजाओं का योग। तो संलग्न भुजा यही दोनों है, दोनों को जोड़ दिए 2i आई कैप 3i कैप -4j -2j तो -6j अब 5k -3k तो 2k। इसका कौन सदिश निकालना है? तो विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश निकाले, तो यहां लिख देंगे मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश निकालेंगे तो जो दिया है इसको ऊपर, तो यहां पे हो जाएगा 3i -6j प्लस 2k, इसको ऊपर और इसी के मॉड को नीचे, इसके मॉड को नीचे, तो हो जाएगा 3i -6j प्लस 2k। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3i -6j प्लस 2k और बट्टा में 3 के 9 6 के 36 2 दूनी 4 49। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3i -6j प्लस 2k और बटा में 49 का 7, या अलग अलग भाग भी दे सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। अलग अलग भाग यानी 3/7 i -6/7 j और 2/7 k। एक हो गया। अब क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें तो पहले निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में i j k। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर i j k। अब यहाँ देखिए 2 -4 और यहाँ पर 5, यहाँ देखिए 1 -2 -3 होगा इतना। तो ये वाला होता है चिन्ह प्लस, ये वाला होता है माइनस और ये वाला होता है प्लस। तो इसका हल कर देते हैं इधर। तो देखिए 2 -4 5 और 1 -2 -3 है। इसका हल करेंगे, i लेंगे, कैंसिल चढ़ती है 12 5 दूनी 10 यानी 22 i। फिर यहाँ पर जे लेंगे तो खत्म ही खत्म, तो -6 -5 -11, लेकिन हो जाएगा +11 j। इसके बाद ये वाला k लेंगे, खत्म ही खत्म, -4 + 4 कट के 0 + 0 k। देखिए कैसे i लिए खत्म ही खत्म, चढ़ती है 12 5 दूनी 10, तो 12 10 22 i। जे लिए खत्म ही खत्म, -6 -5 -11 होगा, माइनस होता है +11,
के लिए खत्म, -4 +4 कट के 0। तो क्या निकालना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका डायरेक्ट मॉड कर दीजिए तो हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होगा। अब इसको हल कर दीजिए, केवल 22 को 2 बार